Good morning students. Our next topic is factors of external environment, जिसे हम हिंदी में बाह्य पर्यावरण के घटक कहते हैं। ये टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइडेड है ये पढ़ा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इससे पहले हम इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल एलिमेंट्स आर अफेक्टिंग फैक्टर्स आउटसाइड एंड अंडर नो कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कंसिडरिंग द आउटसाइड इन्वायरमेंट अलाउज बिजनेसमैन to take suitable adjustments to their marketing plan to make it more adaptable to the external environment। अर्थात एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो हैं वो बाहर के फैक्टर्स यानी आउटसाइड फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस के, उन पर इफ़ेक्ट करता है। इस पर किसी भी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी आउटसाइड अफेक्ट होते हैं, बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं। और बाहर की जो इन्वायरमेंट है और जो वहाँ उसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, उसी से बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट अलाउ करता है कि वो मार्केटिंग प्लान के लिए आउटसाइड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना प्लान करे और साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करे। इन प्लान्स के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट अगर मार्केटिंग प्लान के साथ में करना पड़े तो वो पहले से फिक्स करके रखे कि यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि मार्केटिंग प्लानिंग की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो या जो प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे हम एडजस्टमेंट अच्छे से कर सकें और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकें यानी एक्सेप्ट कर सकें। अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। बाहरी तत्व कंपनी के बाहर और बिना नियंत्रण वाले कारकों को प्रभावित करते हैं। बाहरी वातावरण को ध्यान में रखते हुए व्यवसायियों को अपनी मार्केटिंग योजना में उपयुक्त समायोजन करने की अनुमति देता है, ताकि इससे बाहरी वातावरण में अनुकूल बनाया जा सके। अर्थात जैसा अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, तो बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से मार्केटिंग प्लान्स को एडजस्ट करना चाहिए या प्लान्स को क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम या कोई बिजनेसमैन अच्छे से अडेप्ट कर सके और किसी भी बिजनेस को हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ स्पेशल फैक्टर एंड जनरल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर क्या होते हैं देखते हैं। कस्टमर्स, इनपुट और सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग एंड मीडिया, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर। द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिफरेंट upon the reaction of the customer. Business and customers are depend upon each other. All business activities are meant to satisfy the demand arising from customers. Business should collect information about the demand, liking and disliking of customers, their expectations from goods, paying capacity of customers, etc. This information help the business in arranging its product and schedule, etc. A business should always respond to the customer's needs, etc. This will help in the development of business. अर्थात किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस और उस प्रोडक्ट की डिमांड हर कस्टमर की अलग होती है और सर्विसेज और प्रोडक्ट पर रिएक्शन भी कस्टमर के अलग अलग होंगे। हर कस्टमर का नेचर अलग होगा, इसीलिए उनका रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। बट बिजनेस और कस्टमर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। बेसिकली किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि जो कस्टमर्स की तरफ से डिमांड आई है उसको या
उन कस्टमर्स की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना, अर्थात जो उपभोक्ता है उनकी मांग को पूरा करना और उनकी मांग को संतुष्ट करना, ये बिजनेस की एक्टिविटी ही कहलाती है। किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए बिजनेसमैन को कस्टमर्स की डिमांड और लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कौन सा कस्टमर की क्या डिमांड है, उसकी क्या लाइकिंग है, कौन सी डिसलाइकिंग है, वो कितना पे कर सकता है, कौन सी क्वालिटी वो पसंद करता है, कौन सा ब्रांड वो पसंद करता है। इन सब के बारे में एक बिजनेसमैन को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। इसी इन्फॉर्मेशन की वजह से बिजनेस में जो प्रोडक्ट है या शेड्यूल है उसको अरेंज करने में बिजनेसमैन को हेल्प मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेसमैन या बिजनेस जो होता है वो हमेशा कस्टमर की नीड्स और उनके सेटिस्फेक्शन पर रिस्पॉन्ड करता है। यानी बिजनेस जो स्मूथली रन करेगा वो कस्टमर की नीड्स और उनकी सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है, और कस्टमर्स की नीड और सेटिस्फेक्शन के कारण ही बिज़नेस में डेवलपमेंट होता है। यानी कस्टमर जो है वो ही बेसिक मेन रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस में, और कस्टमर ही बिज़नेस को डेवलप करने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक बार इसका हिंदी पढ़ते हैं। उत्पाद और सेवाओं की मांग ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर भिन्न होती है। व्यवसाय और ग्राहक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सभी व्यावसायिक गतिविधियां ग्राहकों से उत्पन्न होने वाली मांग को पूरा करने के लिए होती है। व्यवसाय को ग्राहकों की मांग, पसंद और नापसंद के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए। ग्राहकों की अच्छी भुगतान क्षमता आदि से भी अपेक्षाएं होती है। यह जानकारी व्यवसाय को अपने उत्पाद, शेड्यूल आदि की व्यवस्था करने में मदद करती है। एक व्यवसाय को हमेशा ग्राहकों ज़रूरतों का जवाब देना चाहिए। इससे व्यवसाय के विकास में भी मदद होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ इनपुट और सप्लायर्स। Suppliers are those who supply the inputs like raw material and other components. Changes in the behavior of the supplier may also causes the problem of the business. अर्थात सप्लायर्स वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस में या तो रॉ मटेरियल या किसी कंपोनेंट, कोई टूल, कोई मशीन्स, इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट को अरेंज करने में हेल्प करते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सप्लायर्स वो होते हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में अपना माल प्रोवाइड करवाते हैं या भेजते हैं। किसी भी सप्लायर के अंदर या किसी भी सप्लायर के बिहेवियर में अगर कोई चेंज आता है तो वो बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम हो सकता है या प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने सप्लायर्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, यानी रॉ मटेरियल या हमारे कंपोनेंट्स या टूल्स, मशीन्स, इन सब को प्रोवाइड करवाने वाले जो सप्लायर्स हैं उनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा हमारा बिज़नेस रन कर सकता है, यानी व्यवसाय उतना ही अच्छा चलने लगता है या चलता रहता है। हिंदी में पढ़ते हैं इसी की डेफिनेशन। आपूर्तिकर्ता वे हैं जो कच्चे माल और अन्य घटक जैसे इनपुट की आपूर्ति करते हैं, अर्थात किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में अपनी कंपनी या फैक्ट्री से कच्चा माल पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हमें कोई कंपोनेंट्स या कोई टूल्स, जैसे अभी हमने पढ़ा मशीन, रॉ मटेरियल, ये लगते हैं तो वो सब प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें हम आपूर्तिकर्ता कहते हैं। आपूर्तिकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन भी व्यवसाय के लिए समस्या का कारण बन सकता है, यानी अगर उनका व्यवहार चेंज होता है तो वो हमारे व्यवसाय के लिए समस्या का कारण बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्तिकर्ताओं की संख्या जितनी अच्छी होगी या जितनी अधिक होती है उतना ही हमारा व्यवसाय अच्छा चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ कॉम्पिटिटर्स।
Competitive environment also play an important role. Firm decide its functioning by observing the behavior of the consumers. Business should try to reduce the cost of production and marketing research. अर्थात कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव इन्वामेंट में या प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्म अपने फंक्शंस डिसाइड करती है या अपने जो भी वर्क हैं वो डिसाइड करती हैं, वो भी कस्टमर के बिहेवियर पे या कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके फिर ही अपने फंक्शंस या फर्म को आगे एक्सपैंड करना है या नहीं करना है, कितना प्रोडक्शन होना है, इस तरह से अपने डिसीजंस लेती हैं। बिजनेस हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, यानी जो लागत होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की उसको कम करने की कोशिश करता है, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए मार्केटिंग रिसर्च भी वो करता है, यानी बिजनेस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है, साथ ही साथ मार्केट रिसर्च भी करता है। इसी की डेफिनेशन हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रतिस्पर्धी माहौल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्म उपभोक्ताओं के व्यवहार को देखकर अपने कामकाज का फैसला करती है। व्यवसाय को उत्पादन और विपणन अनुसंधान की लागत को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात फर्म उपभोक्ताओं के व्यवहार को देखकर, यानी जितने ज़्यादा कस्टमर उतना ज़्यादा सेल होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो जितने भी फंक्शंस होंगे फर्म के, वो जितने भी डिसीजंस होंगे वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर, उनके डिमांड के ऊपर ही लिए जाएंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बने रहने के लिए और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या अपने कंज्यूमर्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करेंगे और मार्केटिंग रिसर्च भी करते रहेंगे कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस एग्जैक्टली मार्केटिंग रिसर्च में चल रहा है और मार्केट में चल रहा है, और हम उस प्रोडक्ट को कितने कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ जनरल पब्लिक। अ पब्लिक इज़ एनी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और impact on an organization ability to achieve its interest. Media public, citizen action publics, local public are some examples of general public. इसे ही हम एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। दैट इज़, एक जनता कोई भी समूह है जिसका वास्तविक या संभावित हित है या किसी संगठन की अपनी रुचि को प्राप्त करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। मीडिया पब्लिक, सिटीजन एक्शन पब्लिक, स्थानीय जनता इसके कुछ उदाहरण हैं। अर्थात पब्लिक एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना जनरल पब्लिक की हेल्प के कोई भी अपना इंटरेस्ट या अपनी रुचि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इवन वो अपनी एबिलिटी को भी इम्प्रूव नहीं कर सकता है। अर्थात वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं अगर जनरल पब्लिक उनके साथ में हेल्पफुल ना हो। इसके लिए मीडिया पब्लिक, सिटीजन एक्शन पब्लिक, लोकल पब्लिक को कुछ एग्जाम्पल के रूप में यूज़ किया गया है। आज टाटा, गोदरेज, मारुति, बीपीएल, बिरला, रिलायंस, अल्ट्राटेक, इन सब के लिए आज भी इंडस्ट्री में कुछ सामान्य रुझान या सजेशंस बने हुए हैं, या अपने कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो माइंड सेट होते हैं वो बने हुए हैं जो पब्लिक के अंदर हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं या कुछ विचार जो पब्लिक के अंदर हैं वो खुद ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रस्ट की वजह से बने हैं, यानी उनने जो बिहेवियर किया है उसी के ऊपर डिपेंड कर बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मार्केटिंग एंड मीडिया। द मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज
includes middlemen such as agents and merchants who help the company to find customers. They develop vital link between customer and the firm and help in selling of products in right manner. अर्थात मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं वो मिडिल मैन जो होते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, जिससे हम कस्टमर या ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सकते हैं। या वो जो एजेंट्स होते हैं या जो मर्चेंट्स होते हैं वो मिडिल मैन की तरह वर्क करते हैं और कस्टमर्स को कंपनी के लिए ढूंढकर लेकर आते हैं। ये मिडिल मैन जो वाइटल लिंक के तरह वर्क करते हैं, अर्थात जो मिडिल मैन होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो कस्टमर और किसी भी कंपनी या फर्म के बीच में लिंक के रूप में वर्क करते हैं, जो सही समय पर सही प्रोडक्ट और सही तरीके से बेचने में हेल्प भी करते हैं, सेलिंग में हेल्प करते हैं। प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से जो फर्म है और जो कस्टमर्स हैं वो एक दूसरे के टच में आ सकते हैं। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये इन सब पर भी हम प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं और सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने बिज़नेस को ऑनलाइन भी चला सकते हैं। जैसे हम अलग अलग ऐप से परचेसिंग कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने ग्रुप या कोई इमेजेस वगैरह की हेल्प से हमारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अर्थात मार्केटिंग कर सकते हैं और फिर प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। और ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम सही समय पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। दैट इज़ विपणन बिचौलियों में एजेंट और व्यापारी जैसे बिचौलिए शामिल होते हैं, अर्थात जो मिडिल मैन होते हैं वो एक एजेंट और व्यापारी के रूप में भी होते हैं, जो ग्राहकों को खोजने में कंपनी की मदद करते हैं। वे ग्राहक और फर्म के बीच में एक महत्वपूर्ण विकसित कड़ी के रूप में काम करते हैं और उत्पादकों को सही तरीके से बेचने में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। यह टॉपिक आपका यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।